जैसे कि कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्राची के कमरे में अचानक अंधेरे में कोई एक आदमी घुस आया और उसके माथे को चूमता है और प्राची को लगता है कि ये चौकीदार है। वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है जिसका नाम है वो चौकीदार। आगे की कहानी ऐसे है कि इस घटना से 10 दिन पहले ये लड़का कौन है, इस बस्ती का तो नहीं लगता। कांता ने बिंदिया से सवाल किया। इसमें कोई शक नहीं, कपड़े देखने में से ही इतने महंगे मालूम हो रहे हैं। बिंदिया ने समर्थन किया। मेरा अंदाजा है कि हम दोनों की 1 महीने की पगार मिलाकर भी इनके बराबर नहीं बैठेगी। तुम्हारा क्या कहना है कांता इस बारे में? कांता बोली, 100% वही जो तुम्हारा अंदाजा है। मुझे तो जलन हो रही है। बिंदिया ने कहा, जलन से क्या होगा, यह सब तो भाग्य का खेल है कांता। एक गोरे चिट्टे रंग वाले गठीले नवयुवक को देखकर कांता और बिंदिया मुस्कुराते हुए बड़े विस्मय से हैरानी से बातें कर रही थी। अभी सूर्य निकलने में कुछ समय बाकी था और दोनों अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए इस गली में आए नए और एकदम भिन्न व्यक्ति के बारे में एक दूसरे को अटकलें लगा रही थी कि न जाने ये नवयुवक कहाँ से आया है। वह थोड़ा और पास आया तो कांता और बिंदिया का उत्साह और बढ़ गया। अब उनका ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति से हटकर उन वस्तुओं पर जा रुका जो किसी और घर की सी जान पड़ती थी। जैसे कि घड़ी। ये कैसी घड़ी है जो उसका शीशा छूने से भी मोबाइल फोन की तरह चलती रहती है और बिना कान पर फोन लगाए ये व्यक्ति किसी से बात कैसे कर रहा है? आखिर ये है कैसे? आधुनिकता का एक नया स्वरूप उन दोनों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उन्होंने कभी ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी। अगर उन्हें अपने घर में सबसे आधुनिक वस्तु खोजनी होती तो वह हमेशा मोबाइल फोन या टेलीविजन ही होता और इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और अब इस दूसरी दुनिया के प्राणी को देखकर उन दोनों के मन में यह सवाल कोलाहल कर रहा था कि वो आज के ज़माने से कितने पीछे हैं और दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। खैर, उनकी इस उधेड़ बुन के बीच वह लड़का दोनों हाथों में सामान लिए धीरे धीरे दौड़ लगाता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। दोनों हैरानी से देखते हुए अपनी झाड़ू हाथ में लिए खरंजे पर कुछ कदम आगे बढ़कर उसे देखती रही। कुछ आगे जाकर वह लड़का एक घर के सामने रुक गया और सामान नीचे रखा और पीछे मुड़कर उस घर की ओर इशारा करते हुए किसी से सवाल किया, यही घर है ना काका? कांता और बिंदिया की गर्दन बिजली की सी तेज गति से उस आवाज की ओर मुड़ गई जिस दिशा से वो आवाज आई। देखा तो पीछे रमाकांत काका धीरे धीरे चलते हुए उसी ओर चले जा रहे थे। इस बस्ती में उनसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य जो भी कह लो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि रमाकांत की पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी और रमाकांत का एक बेटा था जो शहर में अच्छी नौकरी करता था। लेकिन कुछ समय पहले से ही उस भी दुर्भाग्य ने अपने पंजे में जकड़ लिया। वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में उसका कुछ नहीं बचा। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के कारण अब वो चल फिर नहीं सकता था। वो जिंदा होकर भी एक लाश जैसा बन गया। जब से वह घर और अपनी बस्ती में वापस आया था, किसी से बात भी नहीं करना चाहता था और ना ही किसी से मिलना चाहता था। इसी के परिणाम स्वरूप लोगों का अनुमान था कि वह उस दुर्घटना में शायद अपनी आवाज भी खो बैठा था, जिस वजह से वो किसी से बात भी नहीं करता था। कुछ भी हो, यह तो सत्य था कि बस्ती में रहने वालों तक ने सिर्फ उसकी झलक भर ही देखी थी। ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं करता था। लेकिन कुछ एक लोग जो उसे बहुत पहले से जानते थे बताते हैं कि वह बहुत होनहार था। 12 साल की उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया था। कुछ सालों पहले ही उसके पास शहर में एक अच्छी नौकरी लगी थी। वह बहुत बढ़िया कमा रहा था। अचानक दुर्घटना के बाद ही उसे वापस बस्ती लौट आना पड़ा। अगर उसके साथ यह हादसा ना हुआ होता तो आज वो यहाँ इस बस्ती में नहीं सड़ रहा होता, बल्कि किसी बहुत बढ़िया पद पर कार्यरत होता और अपना काम अच्छे से कर रहा होता।
रमाकांत अगर किसी कारण से जी रहा था तो सिर्फ उसका बेटा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह उसका इलाज जरूर करवा पाएगा। सामने से आती हुई उस आकृति के हाथ में डंडा और गले में सीटी पड़ी थी, जो उन्हें ना जानने वालों को भी यह तुरंत बता देती थी कि वो चौकीदार है। और चेहरे की गर्वित कांति यह स्पष्ट बता देती थी कि उन्होंने जीवन भर अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ किया है। हाँ, वही है बेटा, रमाकांत ने उस लड़के को गदगद हृदय से उत्तर दिया। राम राम ताऊ, कांता और बिंदिया ने एक स्वर में मुस्कुराते हुए रमाकांत से कहा। राम राम बेटा, और सब बढ़िया? रमाकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जी चलो बढ़िया है, खुश रहो। आपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हवा में उठाते हुए वो आगे निकल गए। कांता और बिंदिया ने कुछ क्षण रुककर उन दोनों को हैरानी से देखा। उसके बाद वापस अपने काम में लग गई। अब उन्हें पता था उनकी जिज्ञासा का निवारण कैसे होगा। कभी भी निकलते बढ़ते रमाकांत काका से उस लड़के के बारे में पूछ लेंगी और उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा और उनके मन को तसल्ली मिल जाएगी। ये तसल्ली पाकर उनके मन का तूफान शांत हो गया। उधर रमाकांत भी अब तक अपने घर की मुंडेर पर आ पहुंचा। लड़के ने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी जेब में रख लिया। रमाकांत ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपने घर की फाटक में हल्का सा धक्का मारकर उसे खोल दिया और कहा, अंदर आओ बेटा। बस इन्हें यही रख दो, सामान उठवा दूंगा मैं। जी। अरे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? इतने में रमाकांत का बेटा वहां अपनी व्हील चेयर पर आ पहुंचा। ये क्या? ये बहुत अजीब था, क्योंकि आज तक रमाकांत ने उसे किसी बाहर वाले के सामने स्वयं जाते नहीं देखा था। किसी बाहर वाले के सामने तो छोड़िए, वो किसी रिश्तेदार से भी नहीं मिलता था। कोई घर पर आ भी जाए तो खुद को कमरे में बंद कर लेता था और बाहर नहीं निकलता था जब तक वो चले ना जाए। जब तक वह वहां होते वो अंदर ही रहता। रमाकांत ने कहा, ये मेरा बेटा है मोहन। रमाकांत मोहन को गौर से देख रहे अयान का ध्यान बीच में तोड़ देता है। अयान मोहन को बड़ी गंभीरता से देखते हुए ना जाने क्या सोच रहा था। हो सकता है उसे भी औरों की भांति मोहन पर दया आ रही हो। रमाकांत के मन में ख्याल आया। हे ब्रो मयंक, उसने मुस्कुराते हुए मोहन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोहन बिना कोई उत्तर दिए वापस उस घर के अंधेरे में गुम हो जाता है। बूढ़े की दुखती नस पकड़ में आ गई। अयान अपने मन में सोचकर मुस्कुराता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर ये मयंक है कौन और मोहन ऐसा क्यों रहता है। क्या इस कहानी में आगे जाकर मयंक का कोई खास रोल है और क्या मयंक ने ऐसा क्यों कहा कि बुड्ढे की दुखती रख हाथ में आ गई। तो चलिए जानते हैं फिर अगले भाग में, अगली कहानी में। इस कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है अभी तक तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे इस कहानी की अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आप इस कहानी में क्या सोचते हैं, क्या होगा आगे इस कहानी के बारे में? अगर आपकी कोई राय है या आपको कुछ समझ है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस। कहानी का पहला भाग लिंक डिस्क्रिप्शन में है और भी कहानी है जिसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।